चलो स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास में हमने फ्री फॉल देखा था ना। फ्री फॉल के लिए 3 इक्वेशन देख लिए थे वापस से। वही 3 इक्वेशन थे हमारे। v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी हो गया था। h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया था। a की जगह g आ गया था, s की जगह h आ गया था ना। एंड लास्ट हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करे थे, एक आध और करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो। देखिए क्वेश्चन, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। हमने लास्ट क्लास में नीचे से ऊपर वाला क्वेश्चन किया था ना। अब एक ऊपर से नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 40 मीटर हाई, 40 मीटर हाई। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 40 मीटर हाई, हाई full stop. What is its velocity? What is its velocity? What is its velocity when it has covered, when it has covered 20 meter, यानी कि हाफ वे है ना। when it has covered 20 meter, क्वेश्चन मार्क डालना। एक क्वेश्चन और इसी में ही है। what would be its velocity, what would be its velocity when it hits the ground, when it hits the ground, what will be its velocity when it hits the ground? अब इस क्वेश्चन में लिखा है टेक g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन में नहीं लिखा था ना ऐसा, तो हमने क्या लिया था 9.8। तब थोड़ा कैलकुलेशन हमारा बड़ा हो गया था ना। हाँ, मतलब वैल्यू तो 9.8 थी, माइनस इसलिए बिकॉज अपवर्ड मोशन था। सुन रहे हैं क्या? अगेंस्ट ग्रेविटी मोशन था, इसलिए हमने ए की वैल्यू माइनस ली थी, यानी कि जी की वैल्यू माइनस ली थी। पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पिछले क्वेश्चन में आपको 10 लेने को स्पेशली कहा नहीं गया था। सुन रहे हो क्या? पिछले क्वेश्चन में 10 लेने को आपको स्पेशली कहा नहीं गया था, इसलिए हमने 9.8 लेके बनाया। अब इस क्वेश्चन में तो स्पेशली दे दिया है कि टेक जी इज इक्वल टू 10, तो अब 9.8 नहीं लेना है। समझ रहे हैं क्या? हाँ हाँ, 40 मीटर। स्टार्ट करो। सिचुएशन समझ में आ गया आपको? मतलब बॉल जो है, बॉल लिया ना, बॉल जो है वो यहां पर है। टावर की हाइट ग्राउंड से 40 मीटर पे है, मतलब बॉल इज एट 40 मीटर फ्रॉम दी ग्राउंड। ठीक है, करेक्ट। यहां से ऐसे ड्रॉप किए, ड्रॉप किए तो क्या क्या है अपने को पता है यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। u इज इक्वल्स टू 0। जब आप ड्रॉप कर रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0, g की वैल्यू हाँ प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपको जब वो बॉल 20 मीटर पे पहुंचेगी ना बीच रास्ते में, तब उसकी आपको वेलोसिटी निकालनी, यानी कि v निकालना है। कितना ट्रैवल करेगी बॉल? 20 मीटर। ठीक है, और फिर एक बार निकालना है कि जब हिट करेगी ग्राउंड, तब तो पूरा 40 मीटर पूरा कवर कर लेगी, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो 2 बार कैलकुलेशन करनी है। नहीं प्लस नहीं, आप शुरू से ही निकालना ना। हाँ हाँ, एक बार h को लेना है 20 और एक बार h को लेना है 40। अब मुझे बताइए कौन सा इक्वेशन बेस्ट है निकालना हमें। दोनों केस में v है, दोनों केस में हमें v निकालना है। कैसे? फर्स्ट टाइम दिया है क्या? थर्ड इक्वेशन निकालना क्या है? v गिवन है u एंड g। समझ रहे हैं क्या? u g एंड h है ना। h तो देगा ना, तब तो निकालोगे थर्ड इक्वेशन से। वाह, थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। तो इससे निकल जाएगा। चलिए पहले 20 मीटर का बताइए। तो h का 20 मीटर ले लेना है ना। तो आप ऐसा डायग्राम बनाओ, इस पॉइंट को पॉइंट ए देना, ये आपका पॉइंट बी हो जाएगा और ये पॉइंट सी। तो पहला हम निकाल रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी वेलोसिटी क्या हो जाएगी देख लो।
तो u तो 0 ही लेंगे, g 10 लेंगे, v हमें निकालना है। अब चाहो तो u1 v1 भी ले सकते हो ना, क्योंकि अपन को v वापस निकालना है, 2 बार v निकालना है। आप इसको v1 ले लो, ठीक है। थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, v1 स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू 20। हाँ तो √400 पूरा करो ना सॉल्व, क्या होगा? v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 या v1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट में कितना 400, क्या होगा इसका आंसर? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ, अब सेकेंड केस का निकाल लो, फ्रॉम ए टू सी पूरा निकाल लो, फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू सी। देखो आप बी टू सी भी निकाल सकते हो, सुन रहे हो क्या इधर? बस फिर अंतर क्या होगा, आपको u यहां पे 20 लेना पड़ेगा, सुन रहे हो? यहां आप शुरुआत करोगे तो u 0 लेके चालू करना और सीधा 40 मीटर का कैलकुलेशन कर लेना। और आप यहां से करोगे तो आपको अब जो यहां का जो v आया ना, यहां का जो v आया है वो इसके लिए u हो जाएगा, और हाइट फिर आप 20 लोगे, पूरा 40 मत ले लेना। एम आई क्लियर? उस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। पर आप बी टू सी लिखोगे, बस बी टू सी लिखोगे, u को ले लोगे 20 मीटर पर सेकेंड, h को ले लोगे रिमेनिंग 20 मीटर्स, g तो वही रहेगा 10। तो ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर पूरा फ्रॉम ए टू सी ले लो तो v निकाल लो अंडर रूट। हाँ तो उसको सॉल्व करो, देखो ऐसा नहीं, ऐसा लिख के नहीं छोड़ना ना, अंडर रूट 800 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करो, आपको आता है निकालने अंडर रूट 800, वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप लोग निकालते हैं ना, तो एटलीस्ट डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक निकालिए। v2 स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू 40, तो v2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 800, या फिर v2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 800 मीटर पर सेकेंड लेके यही नहीं छोड़ेंगे आंसर को। निकालिए 800 का अंडर रूट, 800 ऐसा निकालते हैं ना लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जहां पे आप कैसे करते, ऐसे ग्रुप बनाते हो, राइट साइड से 2-2 का ग्रुप बनाना चालू करते हैं, तो ये आपका जाएगा कितना, 2 टाइम्स में 2 2 जा 4, है ना? उसके बाद रिमाइंडर विल बी 4, यहां पे 4 आ जाएगा, ये दोनों 0 को एक साथ नीचे लेके आओगे। अरे ये आता है कि नहीं सॉल्व करना? अब बताओ क्या करें, यहाँ पे कौन सा नंबर लगाएं? कुछ भी। अच्छा मुझे पहले ये बताओ, एक सेकंड, ये बताओ, एक सेकंड सुनो सुनो सुनो, मुझे ये बताओ कि हमारा आंसर जो है अंडर रूट 800 का, एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे बिना सॉल्व किए, बट एक रेंज बता सकते हो मुझे कि सर इससे बड़ा और इससे छोटा आएगा वैल्यू? नहीं, मैं वैल्यू का रेंज पूछ रहा हूं आप लोगों से। 30 से छोटा आएगा, बिकॉज 900 का अंडर रूट 30 होता है, करेक्ट? और 25 का स्क्वायर पता है आपको कितना होता है? 625। तो ये जो 800 है वो 625 से 900 के बीच में है, मतलब हमारा आंसर 25 से 30 के बीच में आएगा। समझ गए क्या? 7 टाइम्स अगर लेता हूं मैं, 2 तो आ चुका है ना, 7 टाइम्स में 7 7 49 का 9 कैरी 4 एंड 32, 8 टाइम्स में लेके देखे। हाँ मेरे को लगता है आप लोगों को ये डिवीजन आता ही नहीं है। 8 64 का 4 कैरी 6 एंड 38, ये सही है। सर 22। क्या बोले? 22। हाँ बट मुझे फाइनल आंसर चाहिए ना, रूट का आंसर नहीं चाहिए। 8 + 8 इज 16 का 6 कैरी 1 56, रिमाइंडर विल बी 16। अब आप डॉट लगा करके 2 0 ऐड करो, ये 2 0 को नीचे ले आओ, 28 तक आ चुके हैं अपन, 28 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अब बताओ क्या ले यहां पर कि 1600 तक जाए? 3 लूंगा तो पार हो जाएगा, तो 2 लेते हैं, तो 2 टाइम्स में कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 5 जा 10 + 1 11, 3 में पार हो जाता है ना, बिकॉज 500 इंटू 3 1500 होता है, ठीक है।
रिमाइंडर विल बी 6 7 4। बस लास्ट एक और, मैंने बोला डॉट के बाद अपन एटलीस्ट 2 डिजिट लेंगे। 28.2 तक आ चुके हैं अपन। लास्ट बताओ क्या लेना पड़ेगा। 2 0 लगा दिए अपन। 564 बताइए। तो 5 का टेबल चलाओ। 5 8 40 होता है, तो 8 टाइम्स में लेके देखिए। हाँ, तो 8 इंटू 8, ठीक है, क्या आ जाएगा। 8 8 64 का 4 कैरी 6, 32 प्लस 6 38 का 8 कैरी 2, 48 प्लस 2 50 का 0 कैरी 5 45। अब जो भी है रिमाइंडर हमको नहीं पता। आंसर इज 28.28। आंसर कितना आ रहा है 28.28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। तो कभी भी अंडर रूट का आएगा तो आप उसको ऐसे नहीं छोड़ना। हाँ, अगर टाइम नहीं है तो छोड़ देना भले, कि आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें अगर बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा कोई क्वेश्चन ना छूट जाए, तो भले छोड़ देना। पर अगर अपने पास टाइम है तो हम यहां तक आंसर ला करके छोड़ेंगे, या थोड़ा सा उसको और सिंप्लीफाई करके, जो बीच में आप लोग बोल रहे थे ना 8 अंडर रूट 10, ऐसा कुछ बोल रहे थे ना बीच में, 10 अंडर रूट 8। हाँ ठीक है, तो उसका उतना भी करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, एक नोट करके पॉइंट लिखिए। नोट करिए, नोट करके एक पॉइंट लिखो। When an object is thrown up, when an object is thrown up, then its speed, when an object is thrown up, then its speed at any position, when an object is thrown up, then its speed at any position while going up, is same as the speed while coming down, is same as the speed while coming down. फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट ध्यान से समझना। When an object is thrown up, then its speed at any position while going up is same as the speed while coming down. किसी को समझ में आया पॉइंट? कौन समझाएगा? थोड़ा नहीं फेंका। तो पॉइंट ए में उसकी जितनी वेलोसिटी होगी जब वो वापस नीचे आएगा, तो जब वापस वो पॉइंट ए को टच करेगा तो उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी। मतलब अगर आपने यहां से एक बॉल को ऊपर फेंका है, लेट से वो यहां तक गई होगी हाइट तक, इस रास्ते भर में उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही होगी कि बढ़ रही होगी? वाह, बढ़ रही होगी। तो बढ़ रही तो कभी नीचे नहीं आएगा ऑब्जेक्ट, कम हो रही होगी ना। आपने एक वेलोसिटी से फेंका है, ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी फाइनल क्या होने वाली है, पर आपने कुछ एक वेलोसिटी से फेंका, लेट से आपने 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका होगा, तो हो जाएगा। जाते जाते एक पॉइंट आएगा जहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वहां हमारा अपवर्ड मोशन खत्म हो जाएगा। फिर वो क्या करेगी, नीचे आना चालू करेगी। तो लेट से एक पॉइंट ए पे आपने वेलोसिटी देखी कि इसकी वेलोसिटी, बॉल की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है फॉर एग्जांपल। जस्ट मैंने इमेजिन किया ना, वैल्यू कम होगी, नहीं कम हो रही है, तो 40 से कम होकर लेट से 20 हो गई यहाँ पर, और ऊपर जाते जाते 0 हो गई। जब वो पॉइंट बी पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। आपको पता है कि जब वो डाउनवर्ड मोशन चालू करेगा तब उसकी इनिशियल भी 0 होती है, यस और नो? ड्रॉप करेंगे तो 0 होती है ना। तो देखो यहाँ पे इनिशियल क्या हो जाएगी, 0। अब वो जैसे जैसे वापस नीचे आएगा ना, जब वो वापस इसी पॉइंट पे पहुंचेगा ए पे, तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। यही अपन ने पॉइंट लिखा है। ठीक है, ऊपर जाते वक्त किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी थी, नीचे आते वक्त उसी पॉइंट पर सेम वेलोसिटी होगी। एक पॉइंट ये हुआ। हाँ, टच कर, हाँ जब टच करेगा तो इतनी वेलोसिटी से टच करेगा, उसके बाद तो रेस्ट में आ ही जाएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट एक और समझना,
जितना टाइम बॉडी को नीचे से ऊपर जाने में लगा है उतना ही टाइम ऊपर से, दोनों का रीजन एक ही है, वो क्या है, ग्रेविटी ऊपर जाते वक्त और नीचे जाते वक्त सेम है। समझ रहे हैं क्या? इसलिए दोनों का टाइम भी और दोनों की हर पॉइंट पे वेलोसिटी भी सेम होगी। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट लिखना, टाइम के लिए सिखा रहा हूं। देखो ये नोट का पॉइंट नंबर 1 था, नोट में पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, नोट का पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। लिखिए, द टाइम टेकन फॉर मूविंग टू द टॉप, the time taken for moving to the top, the time taken for moving to the top from any position, time taken for moving to the top from any position is equal to the time taken from the top to that position. Time taken for moving to the top from any position is equal to the time taken from top to that position. Is equal to the time taken from top to that position. ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन डालना, मास एंड वेट, मास एंड वेट। मास एंड वेट, हाँ, मास इज द मैटर, है ना? हाँ चलिए, दोनों में फर्क होता है मास एंड वेट में। मेजर डिफरेंस क्या है? देखिए, मास का मतलब होता है कि उस बॉडी का कितना मैटर है ना? इट इज द मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। जैसे अगर मैं इस बॉडी की बात कर रहा हूं तो इसका मास का मतलब क्या हुआ कि इसके सारे एटम के मास को ऐड कर देंगे तो इसका मास आ जाएगा। पर वेट का मतलब क्या होता है कि जब ये पेन किसी सरफेस में रखाएगा तो उस सरफेस में ये एक फोर्स दे रहा होगा। आप भी कहीं अगर स्टैंडिंग पोजीशन पे या बैठे हुए हैं तो आपकी बॉडी भी तो नीचे वाले सरफेस को एक फोर्स दे रही है ना, तो दैट फोर्स इज नोन एज वेट। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो लिखो, दोनों का डेफिनेशन लिखते हैं। मास, हाँ, मास कैसे कम होगा? मास का मतलब कि मैटर है ना। आप मैटर कम करोगे तो मास कम हो सकता है। आपने इस पेन का ये पार्ट तोड़ दिया, निकाल दिया, तो अब इसका मास कम हो जाएगा, बट मैटर तो हमेशा उतना ही रहेगा ना बॉडी के अंदर, तो वो कैसे कम होगा? नहीं, उसका मास कम हो रहा है। लिखो नीचे, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर contained in a body. Mass is the quantity of matter contained in a body. Mass is the quantity of matter contained in a body. Full stop. It does not change. It does not change with place. It does not change with place. It does not change with place, है ना? आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी प्लैनेट में चले जाओ, अर्थ के किसी भी कोने में चले जाओ, मास विल ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है, द मास डज नॉट चेंज विथ प्लेस, फुल स्टॉप। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फोन रख दे तो अंदर। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना, क्योंकि मास का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, वेट का डायरेक्शन जरूर है कि आपका फोर्स कहां अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, फुल स्टॉप। इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बैलेंस, इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बैलेंस, इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ
फिजिकल बैलेंस। जैसे हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो उनके पास जो तराजू होता है वो फिजिकल बैलेंस, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट लिखेंगे वेट। वेट के लिए वेक्टर, वेक्टर। हाँ चलिए वेट का डेफिनेशन लिखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स, वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स, वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स with which earth attracts a body. Weight of a body is the force, क्या हुआ, नहीं लिख रहा है क्या? Weight of a body is the force with which the earth attracts a body. या आप ये भी लिख सकते हो कि हम कितना अर्थ पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, वही चीज है, क्योंकि ये दोनों सेम होता है ना। आप ये बोलो कि अर्थ ने हमको इतने फोर्स से पुल किया, या हम अर्थ पे इतना फोर्स लगा रहे हैं, दोनों का मतलब तो एक ही है, ठीक है। तो वेट ऑफ अ बॉडी इज दी फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। नीचे लाइन में लिख लो, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। वही मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स वही होता है ना। अरे फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। तो यहाँ पे फोर्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, वेट। मास तो मास ही रहेगा, और एक ही जगह अपन क्या लिख रहे हैं इस चैप्टर में, जी। तो ये हो गया हमारा फोर्स ही एक तरह का, बस, ठीक है। तो वेट इज इक्वल्स टू m इंटू जी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नीचे लिख लो डेफिनेशन, ये लाइन एक। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and its value changes from place to place, and its value changes from place to place. मैं प्लेस टू प्लेस इसलिए बोला क्योंकि आप मून में जाएंगे तो वहां पे भी अलग है, तो प्लेस टू प्लेस में सब चीजें कवर हो जाएंगी। जहां पे ग्रेविटी चेंज हुई वहां पे वेट चेंज हो जाएगा, सुन रहे हैं क्या? तो सेंटर ऑफ अर्थ में आपका वेट कितना होगा, बिकॉज वहां पे जी जीरो है। हमने लिखा था ना कल लास्ट क्लास में कि स्मॉल जी की वैल्यू एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज एज्यूम टू बी जीरो, ठीक है। हाँ थियोरेटिकली, क्योंकि हम उसको प्रूव नहीं कर पाए, बट क्योंकि सेंटर ही अट्रैक्ट करा तो अपन ने जी को जीरो ले लिया एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। हाँ तो क्या लिखे, इट्स वैल्यू चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। नेक्स्ट इसमें केस वन लिखना, केस वन लिखो। हाँ नहीं नहीं, इसी में वेट में ही अपन मोन में वेट निकालते हैं। केस वन लिखो, बॉडी इज ऑन मून। केस वन, बॉडी इज ऑन मून, बॉडी इज ऑन मून। तो मास तो सेम रहेगा, अर्थ में हो गया मून में हो, मास विल बी सेम बट वेट विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो नीचे लिखना, बाय यूजिंग द फॉर्मूला, बाय यूजिंग द फॉर्मूला, क्या था जी का फॉर्मूला, स्मॉल जी का, अरे खाना यार मैं बता रहा हूँ, m into g upon r square। हाँ m इंटू जी, हाँ जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे जी था हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m वाज द मास ऑफ दैट प्लैनेट, एंड r is equal r will be radius of that planet। हाँ r स्क्वायर, r p स्क्वायर लिखे थे ना ऐसा कुछ, जहां पे p क्या था, प्लैनेट। तो यहाँ अगर मुझे मून के लिए निकालना है तो अपन क्या नाम दे देते हैं उसको, gm। लिख लो gm इज इक्वल्स टू g कैपिटल M सबस्क्रिप्ट में m आर एम का स्क्वायर, जहां पे gm क्या है, व्हाट इज स्मॉल gm लिखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। फिर एम एम लिख लेना, मास ऑफ मून, जिसकी वैल्यू भी लिख लेना 7.3 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। अर्थ का कितना लिखा था हमने, 6 इंटू 10 टू द पावर 24, है ना। वो आप कैपिटल जी का वैल्यू बता रहे हो, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11।
और रेडियस rm क्या हो जाएगा आपका, रेडियस ऑफ मून, इसकी वैल्यू भी लिख लेना 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। वो क्या था 6.4 इंटू 10⁻6 अर्थ का। तो ये वैल्यूज पुट करते हैं, स्मॉल जी एम का वैल्यू निकालते हैं, दैट इज द ग्रेविटी एट मून। तो कुछ कितना 5.1 रखो ना वैल्यू सारी रखो। कैपिटल जी विल बी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 7.3 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय, प्लस 11। अरे ये -11 होता है ना भाई, 1.74 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। चलिए क्या क्या ये 10 में क्या आएगा जल्दी बताइए, मैं आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन ये सॉल्व कर रखूंगा। सारे ऐड करो, 22 प्लस 11 ऊपर क्या है -11 है, 11 और बताइए ऊपर +22 भी है, सही जा रहे हैं अपन, और नीचे क्या है 12 स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, तो 12 हो जाएगा, ऊपर आके क्या हो जाएगा -12। और यहाँ क्या क्या नंबर बचेंगे 6.67 इंटू 7.3 डिवाइडेड बाय 2 बार 1.74, यही होगा। कितना आ रहा है 10⁻? -1 आएगा, अरे ये 22 है और ये -23 है, क्या आएगा ये -1 10⁻⁻1 यानी कि 1/10 1/10। और इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिखना आप डायरेक्टली, इसके बाद वैल्यू होती है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जो अप्रोक्सीमेटली हमारे अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 है, ये लिख लेना नीचे। जीएम क्या है हमारा, ग्रेविटी एट मून इज इक्वल्स टू ग्रेविटी एट अर्थ अपॉन 6। आप 9.8 अपॉन 6 करोगे ना तो 1.6 ही आएगा, सुन रहे हैं क्या, आएगा 1, फिर बचा 3, 38, 6 टाइम्स में 36, सुन रहे हैं क्या। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 1/6 ऑफ दी ग्रेविटी ऑन अर्थ, यानी कि वेट भी आपका 1/6 हो जाएगा। मतलब किसी बॉडी का वेट अगर अर्थ में 600 न्यूटन है तो मून में कितना होगा, डिवाइड बाय 6 कर देना, 100 न्यूटन। एम आई क्लियर, ठीक है। चलो तो नीचे लाइन में लिखना, यहां लिख रहे ना वेयर जी इज दी ग्रेविटी ऑन अर्थ, ग्रेविटी ऑन अर्थ, ठीक है। तो वेट ऑन मून, वेट भी 1/6 हो जाएगा, वेट ऑन मून, इसको नाम दे देते हैं वेट ऑन मून को WM इज इक्वल्स टू मास इंटू GM, लिख सकते हैं सब। वैल्यू पुट करते हैं GM की, विच इज M इंटू GE/6। फॉलो कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, वेट ऑन अर्थ अपॉन 6, वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू वेट ऑन अर्थ अपॉन 6। समझ गए ना, इसको वर्ड्स में लिखाने की जरूरत तो नहीं है, वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू वेट ऑन अर्थ अपॉन 6, क्लियर है ना ये। अथर केस 2, ये केस 1 था व्हेन द बॉडी इज इन या इज ऑन मून, है ना। चलिए सेकंड केस लिखेगा, केस 2, केस 2, केस 2 लिखिए इसमें, केस 2 बॉडी इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, केस 2 बॉडी इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, बॉडी इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो क्या अपन को क्या पता है कि एट सेंटर ऑफ अर्थ
G is equals to 0. Therefore, W is equals to M into G. Therefore, W is equals to 0. ठीक है? डन. लास्ट केस 3 लिखना. केस 3 लिखो. केस 3. केस 1 हो गया मून का. केस 2 हो गया सेंटर ऑफ अर्थ का. केस 3 लिखना. इफ अ बॉडी इज एट अर्थ का क्यों लिखेंगे? अर्थ का तो m इंटू जी करेंगे ना, और जी के वैल्यू 9.8 ही लेंगे या 10 लेंगे. ठीक है, तो अर्थ सरफेस का निकालने का जरूरत नहीं है अलग से. हम अलग अलग केस देख रहे हैं कि आप सेंटर ऑफ द अर्थ में होगे तो वहां जी अलग होता है, और जी कहां अलग होता है? इक्वेटर पोल में तो होता ही है. उसके अलावा एक हाइट पे, अगर वो हाइट एप्रिशिएबल हाइट है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उस हाइट पे जाने के बाद भी स्मॉल जी का वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा. कल हमने देखा था ना, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है हमारा डिस्टेंस. तो अगर h की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो आप h को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते रेडियस के सामने. उस केस में 9.8 से वैल्यू क्या आएगी? कम. तो वेट भी कम हो जाएगा. तो लिखो इसमें, इफ अ बॉडी इज एट एन एप्रिशिएबल हाइट का मतलब ये विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड. एप्रिशिएबल हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. एप्रिशिएबल मतलब जिसको अपन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, है ना. सरफेस ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो WH क्या हो जाएगा? H मतलब हाइट. योर वेट एट दैट हाइट इज इक्वल्स टू m इंटू ग्रेविटी एट दैट हाइट. क्लियर है ये जो लिखा हुआ है ना? तो अब हमें पता है कि ग्रेविटी एट हाइट क्या होता है? इज लेस देन ग्रेविटी ऑन द अर्थ. होता है ऐसा? अरे हाँ है ना. Therefore, weight at that height is less than weight on the earth. ठीक है, क्लियर है जो लिखा हुआ है यहां पर? आपका हाइट में जो है वो वेट थोड़ा कम हो जाएगा एक्चुअल वेट से जब आप अर्थ सरफेस में है. ठीक है, तो नीचे एक लाइन लिखना. एज हाइट इंक्रीजेस द वेट ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस. As height increases, the weight of the body decreases. अभी तो स्पेस में हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, दे ऑलमोस्ट फील लाइक वेटलेस कंडीशन, है ना. तो एज हाइट इंक्रीजेस द वेट ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस. ठीक है, नोट में एक पॉइंट लिख लो नोट करके. हमने यूनिट नहीं लिखे ऊपर, यूनिट लिख लेते हैं यहीं पर. नोट में पॉइंट लिखो एक. यूनिट ऑफ मास इज केजी या ग्राम, है ना. एंड यूनिट ऑफ वेट ले लेना इज न्यूटन, क्योंकि वो फोर्स है. ठीक है, और एक चीज और हमने ऊपर फोर्स मास में लिखी है कि मास इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस. यहां लिख लेना स्प्रिंग बैलेंस. लिखो इसमें हाइफन, ये नीचे एक लाइन में केजी या स्लैश 7 नहीं है वो. मैं बोल भी तो रहा हूं वो चीज केजी या ग्राम. सुनते नहीं हो क्या? और लिख दो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा. kg1g मत लिख देना. बाप रे, खतरनाक लोग आप लोग. मिटा दो भैया, वरना क्या पता उसको 1 ही पढ़ लेंगे बाद में. ठीक है, और वेट का लिख लो न्यूटन. और एक और चीज, वेट को मेजर करने का डिवाइस लिखो नीचे. हाँ, स्प्रिंग बैलेंस. वेट इज मेजर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस. वहां हमने लिखा था बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस. फॉर मास, वेट इज मेजर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस. अब इनका भी एक वो आता है ना डिफरेंस. दूसरा डिफरेंस हो जाएगा हमारे चैप्टर का ये, है ना. एक था डिफरेंस बिटवीन जी एंड स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, और एक हो जाएगा मास एंड वेट.
तो पहला तो डेफिनेशन हो जाएगा कि मास इज द मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय दैट मैटर ऑन द अर्थ सरफेस। फिर मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, weight varies from place to place. Third is mass can never be zero, weight can be zero at the center of the earth. फिर कैसे मास, तो फिर वो मैटर ही नहीं है। मैटर क्या बोलते हो आप डेफिनेशन, विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो हर चीज का कुछ ना कुछ मास होगा ना। नहीं, लाइट के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, है ना। लाइट इज नॉट जस्ट अ वेव। अरे क्या कर रहे हो आप दोनों, किसका, आपका? तो वो अपना पेन अपने मुंह में खाने दो ना, छोड़ो ना, क्या करना है आपको। इधर ध्यान दो, आप उधर देखो ही मत उसको, गंदी को। हाँ बोलते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर मास है तो हाँ, नहीं बट उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, तभी तो लाइट में एनर्जी है। लाइट हैज गॉट एनर्जी, और बोलते हैं लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वेव के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जिनमें एनर्जी होती है। ठीक है, हाँ चलो, तो ये लिख लेंगे ना डिफरेंस दोनों का। फिर एक और डिफरेंस हो जाएगा, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक यूनिट हम एक डिफरेंस हम यूनिट के बारे में लिख सकते हैं, मास का केजी, इधर अपन न्यूटन लिख सकते हैं। ऐसे 4 से 5 डिफरेंस हम लिख सकते हैं बिटवीन मास एंड वेट, और ऐसे हमने 3-4 डिफरेंस लिखे थे बिटवीन स्मॉल जी एंड। तो इन दोनों में से कोई एक डिफरेंस अपन एक्सपेक्ट करेंगे एग्जाम में आएगा, है ना। सुन रहे हैं क्या? चलिए, तो मैं अलग से टेबल बना के नहीं लिखवा रहा हूं, हो जाएगा ना। चलो, एक और पॉइंट हो जाएगा वो बीम बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस का। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, आपने देखा है कभी? हाँ, मतलब उसके ऊपर एक हुक होगा, वो हुक को आप ऊपर फिक्स कर दोगे, और नीचे स्प्रिंग से एक और हुक लगा होगा जहां पे आप अपनी बॉडी को हैंग करोगे। तो उस बॉडी के कारण वो स्प्रिंग नीचे आएगा, और आप पॉइंटर से देख लोगे कि क्या उसका वेट है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखना। व्हाट इज द वेट ऑफ अ पर्सन, व्हाट इज द वेट ऑफ अ पर्सन, what is the weight of a person whose mass is 50 kg? What is the weight of a person whose mass is 50 kg? हाँ, जब कुछ नहीं है तो मतलब अर्थ के लिए पूछ रहे हैं। व्हाट इज, हाँ कुछ नहीं दिया तो 9.80 लेना, पूछने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द वेट ऑफ अ पर्सन हुज मास इज 50 kg? निकाल लो, वेट इज इक्वल्स टू m इंटू जी, और जी की वैल्यू 9.8 लेके ही सॉल्व करेंगे until unless it is asked to do from 10। तो अपन को 9.8 ही यूज करना है। केजी नहीं, न्यूटन। क्या कर रहा है बताओ, इतना सारा था कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर चाहिए। ठीक है, आ रहा सबका 490 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन है ना। एक नोट में एक पॉइंट और लिखना, एक यूनिट और लिखते हैं अपन इसकी। लिखना, another unit of weight is another unit of weight is kgf। वो कैपिटल kgf था, ये स्मॉल kgf है ना। तो kgf देखो, उसका नाम क्या है, किलोग्राम, F फॉर फोर्स, किलोग्राम फोर्स, और इसका रिलेशनशिप लिखना न्यूटन के साथ। लिखना नीचे 1 kgf इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। बॉक्स में डालना इसको, दोनों के बीच का रिलेशनशिप है 1 kgf, 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। इसका मतलब पता है क्या है कि मीनिंग समझो उसका, कि हाँ 1 किलो की बॉडी, सुन रहे हो क्या, 1 किलो की बॉडी उस सरफेस में 9.8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है। ये है इसका मतलब। हाँ समझ गए क्या? A body of mass 1 kg applies a force of 9.8 Newton on the Earth surface. Earth surface.
कहीं और होगा तो 9.8 की जगह दूसरे की ग्रेविटी आ जाएगी। हाँ हाँ वही तो चीज होगी ना, m इंटू जी। तो 10 ना करके 9.8 करते हैं, एग्जैक्ट आएगा, 10 अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। निकालो, एक और क्वेश्चन करो। वेट ऑफ अ गर्ल इज वेट ऑफ अ गर्ल इज वेट ऑफ अ गर्ल इज 294 न्यूटन। वेट ऑफ अ गर्ल इज 294 न्यूटन, 294 न्यूटन। फाइंड हर मास, फाइंड हर मास। सेम फॉर्मूला, बस अभी वेट दिया है, एम निकालना है। इसके पहले क्वेश्चन में एम दिया था, वेट निकालना था। नाइन पॉइंट एट। केपलर्स लॉ पढ़ा है आप लोग को? केपलर्स लॉ पढ़ाए हैं किसी को नहीं? क्या मिल गया? तो आ गया बोलते हैं आंसर, मिल गया क्या होता है? आ रहा 30 kg? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करना, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो उसका क्वेश्चन। अ बॉडी हैज अ वेट W, अ बॉडी हैज, बातें नहीं, अ बॉडी हैज अ वेट W on the surface of earth. A body has a weight W on the surface of earth. ठीक है, on the surface of the earth, full stop. What is its weight on a planet? What is its weight on a planet? What is its weight on a planet which has mass, which has mass, which has mass 10 times that of the earth, 10 times that of the earth, and a radius of, and a radius of 4 times that of the earth, and the radius of 4 times that of the earth. क्वेश्चन समझे क्या? मतलब आपका उस बॉडी का वेट जो है ना वो अर्थ में W है, तो अर्थ के लिए अपन W ले लेते हैं, उसका मास कैपिटल M ले लेते हैं, अर्थ का मास, और अर्थ में रेडियस कैपिटल R ले लेते हैं, ग्रेविटी स्मॉल g ले लेते हैं। ये अर्थ का हो गया। अदर प्लैनेट के लिए सब चीजों में P लगा देते हैं, वेरिएबल्स है ना, देखो कुछ वैल्यू दी नहीं है, हमारा आंसर फाइनल W के टर्म्स में ही आएगा। सुन रहे हो क्या? हाँ 2.5 W निकाल के देखते हैं एक बार, है ना। हाँ W लिखे, इसको आप अगर W दे रहे तो उसको क्या लेंगे? WP, weight of the body on that planet. Mass will be MP, radius will be RP and G will be GP। ऐसा कर सकते हैं? सुन रहे हैं क्या? अब ध्यान देना इधर, इसके लिए कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन है? कि उस वेट, उस प्लैनेट का जो मास है वो अर्थ के मास का और रेडियस अर्थ के रेडियस का, ये हमें कंडीशन दी हुई है। ठीक है, चलो पहले इसका वेट निकालते। तो वेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m इंटू जी, करेक्ट। और g का वैल्यू आप क्या लिखोगे? gm अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा होगा। 9.8 मत डालना, है ना, हमारा आंसर फाइनली w के टर्म्स में ही आने वाला है। यहां तक क्लियर है? सेम चीज यहां करते हैं। WP बराबर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। m इंटू जीपी। अरे मास तो सेम होगा ना दोनों में,
मास मत चेंज कर देना। और नीचे अच्छा, फिर उसके बाद 10m जीपी की जगह जी इंटू एमपी अपॉन आरपी स्क्वायर। करेक्ट? यहां तक समझ में आ रहा है सबको? अरे हाँ है ना? हाँ सर ये कैसे आया, समझ गया ना? स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है, हमने फॉर्मूला निकाला है ना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। वही पुट किया दोनों में। देखो ये रहा यहां पर, देखो इधर ये वाला इसके लिए और ये वाला इसके लिए जीपी के लिए। कोई डाउट यहां तक? पक्का? ठीक है। अब क्या करें, दोनों को डिवाइड करते हैं, क्योंकि अपन को दोनों का रेशियो निकालना है ना। मतलब आपको डब्ल्यू का वैल्यू डब्ल्यू के टर्म्स में ही आएगा, क्योंकि कुछ वैल्यू तो दिया नहीं है। तो दोनों को क्या कर दो, डिवाइड। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो 2 डिवाइड बाय 1 कर दो। क्या कर दोगे? 2 डिवाइडेड बाय 1। तो क्या दिखेगा आपको लेफ्ट साइड में? क्या मिलेगा? डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू। हाँ है ना? यस सर एवरीवन फॉलो कर रहे हैं? डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू। चलो राइट हैंड साइड वाली चीजों को देखते हैं। यहां क्या है आपका? स्मॉल एम कैपिटल जी एम पी अपॉन आर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये समझ में आया आपको? अरे ये इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड हाँ सर सही है ना? अब इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड लिखूं, सब यहीं पर है ना? तो स्मॉल एम जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसको सॉल्व करें। लेफ्ट साइड अभी कुछ मत करना, जो करना है हमें राइट साइड में करना है। इसको लेके ऊपर जाते हैं, देखना हाँ ये सही आ रहे हैं कि नहीं। अपन एम जी एम पी अपॉन आर पी स्क्वायर इनटू, ये ऊपर जाएगा तो आर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा। अरे हाँ है ना? डिवाइड बाय नीचे स्मॉल एम कैपिटल जी एंड कैपिटल एम। कुछ कैंसिल हो रहा है? कैपिटल जी स्मॉल एम, इतना कैंसिल हुआ। अब अभी नहीं, वो पहले वैल्यू तो पुट करो। अब वैल्यू पुट करें एमपी और आरपी की। अरे ये दिया ना डेटा, दिस हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। पुट करते हैं, चलो वैल्यू। एमपी की जगह लिख देता हूं 10। अब एम एम भी काट देंगे, अब काट सकते हो ना? पहले ऐसे ही मत काट देना एम एम, फिर पी छूट जाएगा ना। अरे वो अलग अलग वेरिएबल है एम और एम पी। तो 10 एम और ऊपर क्या बचा? आर स्क्वायर। नीचे क्या है और जल्दी बताओ? आरपी की जगह क्या लिख दूं? 16 आर स्क्वायर। सही है कि नहीं? जल्दी बताओ। हाँ सर स्क्वायर होगा ना भाई दोनों का, है ना? और ये आपका कैपिटल एम। बस अब बताओ क्या करना पड़ेगा? आर स्क्वायर कैंसल, एम और एम भी कैंसल। इसको भी 2 से कैंसिल कर दे क्या? सिंप्लीफाई कर देते 5/8। 5/8। तो लेफ्ट साइड में क्या है हमारा? डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू। फाइनल आंसर, वेट ऑफ बॉडी इन द प्लैनेट पी इज इक्वल्स टू 5/8 ऑफ द वेट ऑन अर्थ। ये है। आप 2.5 बोल रहे थे, है ना? पर ऐसा नहीं है। 5/8 हुआ, विच इज अराउंड कितना होगा? 0.8, सॉरी 0.6 सम कुछ आएगा। समझ गए ये? हाँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो ऐसे सॉल्व करेंगे। सुन रहे हैं क्या? भले वैल्यू नहीं दी हुई है, आप वेरिएबल लेकर के चलो, बाद में वो वेरिएबल्स कैंसिल हो जाएंगे सारे, और हमारा आंसर जो है वो डब्ल्यू के टर्म्स में आ जाएगा, वेरिएबल के टर्म्स में। क्लियर है ये? ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में कुछ 1-2 क्वेश्चन और करके, फ्लोटेशन में एक बार समझा देता हूं आप लोग को, है ना? जिनका आ रहा है उनके लिए समझा दूंगा मैं, या फिर अलग से उन लोग को जिनका आ रहा है उनकी अलग से क्लास ले लूंगा मैं, वो ज्यादा बेटर है ना? नेक्स्ट क्लास में हम टिश्यू चालू कर दें क्या? प्लांट टिश्यू तो सबको ही आ रहा होगा, है ना? तो प्लांट टिश्यू तो कर ही लेते हैं। ठीक है, पहले प्लांट टिश्यू तो भरें।